बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। मार्था पागलों की तरह सफदर का कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन इसकी आंख जल्द ना खुल सकी थी। आज वो खिलाफ मामूल दिन में सो गया था। तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी नींद का सिलसिला टूट गया। मैं तो समझी थी शायद दरवाज़ा ही तोड़ना पड़ेगा, मार्था ने हाँफते हुए कहा। पता नहीं आज मैं दिन में कैसे सो गया, सफदर बोला। एक बुरी खबर है, आखिर वही हुआ जिसका खदशा था, मार्था ने कहा। क्या हुआ, सफदर ने पूछा। मैंने मना किया था ना कि डंगू के चक्कर में ना पड़ो। अब यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा अहमक लीडर जिंदा या मार डाला गया, मार्था बोली। क्यों, क्या हुआ, सफदर बौखला गया। वो एक बूढ़े के मेकअप में मोनिका की गाड़ी का ताकुब कर रहा था। चूंकि मैं पहले भी उसे उसी मेकअप में देख चुकी थी, इसलिए उसे पहचान गई और उसका ताकुब शुरू कर दिया। मोनिका वीरान साहिली इलाके की एक इमारत में दाखिल हुई थी। उसके साथ इसके 3 खतरनाक गुंडे भी थे। थोड़ी देर बाद ये हजरत भी अंदर तशरीफ ले गए, लेकिन फिर वापसी नहीं हो सकी। कुछ देर बाद अंदर से फायरों की आवाज़ें भी सुनाई दी थी, मार्था बोली। कितनी देर गुजरी इस वाक़े को, सफदर ने पूछा। तकरीबन 2 घंटे, मार्था ने बताया। खुदा की पनाह, और तुम अब मुझे इत्तला दे रही हो, सफदर ने कहा। तुम नहीं समझ सकते कि मुझे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। मैं तन्हा थी, ऐसे हालात में वहाँ से हटना मुमकिन ना था। शायद अब भी ना पहुँच सकती। वो तो इत्तफाकन एक माहीगीर मिल गया, जिसके हाथ में अपने एक असिस्टेंट को खत भिजवाने में कामयाब होगी। जब वो 3 आदमियों समेत वहाँ पहुँच गया तभी मैं आ सकी हूँ। आसपास कुछ खंडर हैं जहाँ से वो इस इमारत की निगरानी कर रहे हैं, मार्था ने कहा। तो फिर मैं भी चल रहा हूँ, क्या अपने दूसरे साथियों को भी बुला लूँ, सफदर ने कहा। दूसरे साथी, मार्था ने हैरत से कहा, फिर बोली। सिर्फ काले आदमी के मुतालिक कह रहे हो? नहीं, जूलियाना और चौहान, सफदर ने बताया। कहाँ रहते हैं वो, यहाँ कब हैं? क्यों, क्या मतलब, सफदर ने पूछा। ओह, तो क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम्हारा लीडर उन्हें वापस भिजवा चुका है, मार्था ने कहा। मैं नहीं जानता, खुदा जाने वो क्या करता फिर रहे। बाज़ औकात सचमुच पागल बना देता है, सफदर ने कहा। फिक्र मत करो, मुझे तवक्का नहीं है कि आइंदा फिर कभी उससे मुलाकात हो सके, मार्था बोली। ओह, तुम क्या जानो उसे समझना बहुत मुश्किल है। वो चूहों की तरह मरने के लिए नहीं पैदा हुआ। जोसेफ का है, सफदर ने पूछा। उसे उसने किसी निगरानी पर मामूल किया था, वो अभी वही कर रहा है, मार्था ने बताया। सफदर ने बड़ी जल्दी से लिबास तब्दील किया। इस खबर ने उसे उलझन में डाल दिया था। ये भी ज़रूरी नहीं था कि इमरान से कभी कोई गलती ही ना होती। हो सकता है इस बार सचमुच मौत ही ने आवाज़ दी हो, लेकिन उसकी मौत का तस्वुर कितना तकलीफ दे था, सफदर को इसी वक्त एहसास हो सका। वो अब तक दर्जनों मुहिमात में उसका रफ़ीक रह चुका था। इसके साथ कह भी लगाए थे और सख्तियाँ भी झेली थीं। अक्सर उस पर गुस्सा भी आया था और फिर अपने रवैये पर नदामत भी हुई थी, क्योंकि जिस बेतुकी बात पर गुस्सा आया था वही कुछ देर बाद बेहद काम की साबित हुई थी। लेकिन ये मामला अभी तक इसकी समझ में नहीं आ सका था। अगर डंगू बोगा के मुखालिफिन में से था तो फिर उसी के पीछे पड़ जाने का क्या मकसद हो सकता था। वो मार्था के साथ जाए वारदात की तरफ रवाना हो गया। डंगू ने एक बार फिर उस कमरे पर यलगार की जहाँ वो दोनों कैद थे। इस बार वो तन्हा नहीं था, इसके साथ 5 मुसल्लह अफराद थे। मोनिका उसे देखते ही किसी गुस्सावर बिल्ली की तरह घुरा कर खड़ी हो गई, लेकिन अहमक मुंह लटकाए ही बैठा रहा। टोनी कहाँ है, डंगू ने मोनिका को घूरते हुए खुख्वार लहजे में कहा। अगर मुझे मालूम भी होगा तो नहीं बताऊंगी, मोनिका ने कहा। मैं तुम्हारे जिस्म से खाल भी उतरवा सकता हूँ, डंगू बोला। मेरे लिए इसकी पोस्तीन बनवा देना, अहमक ने सर उठाकर कहा। तुम खामोश रहो, डंगू बोला। तो मुझे जवाब दे, जलील, होपी को किसने कत्ल किया था, मोनिका धाड़ी। मैंने, डंगू ने सीने पर हाथ मारकर कहा। और इसके बावजूद भी उसकी की बेटी मेरी महबूबा थी, मेरे लिए काम भी करती थी, और अब वो भी होपी ही के पास पहुंच जाएगी अगर उसने टोनी का पता ना बताया तो, डंगू ने कहा। मोनिका खड़ी दांत पीसती रही। अरे, तो तुमने मुझे क्यों ख्वामख्वाह पकड़ रखा है, अहमक आदमी ने कहा। तुम्हें मुझको वो करतब सिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम गोलियों से बच जाते हो, डंगू बोला। करतब नहीं, काला जादू, इमरान बोला। मैं अहमक नहीं हूँ। खैर, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे इस औरत से निपटने दो। तुमसे तो मैं बात को समझूंगा, डंगू ने कहा। ऊँट पर बैठ कर समझना, वरना फिर गलती करोगे, इमरान बोला। दफतन इमारत के किसी गोशे से शोर बुलंद हुआ और डंगू चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके मुसल्ला साथी भी दरवाजे ही की तरफ मुड़ गए थे।
इमरान ने बड़ी फुर्ती से डंगू की कमर पकड़ ली और उसे उठाकर इसके साथियों पर फेंक मारा। इसी दौरान में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आईं। डंगू के साथी इस अचानक हमले से बौखला गए थे। वो डंगू को उठाने के लिए झुके ही थे कि इमरान ने भी उन पर छलांग लगाई। जिनके कदमों की आवाज़ें सुनी गई थी वो इमरान के मददगार ही साबित हुए। सफदर सबसे आगे था। फिर किसी को इतना होश ना रहा कि वो रिवॉल्वर इस्तेमाल करने की कोशिश करता। सभी गुद कर रह गए थे। दफतन मोनिका चीखी, ओह वो क्या, वो फिर निकल गया, देखो। मगर कौन था? डंगू के साथी पागलों की तरह लड़ रहे थे और दरवाज़ा आपस में गुत्थे हुए आदमियों की वजह से दीवार बनकर रह गया था। इमरान ने एक बार फिर जोर लगाया और किसी न किसी तरह दरवाजे से गुजर ही गया। डंगू का दोबारा निकल जाना उसे गरां गुजरा था। वो मुस्तरिबाना अंदाज में इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दौड़ता फिरा, लेकिन डंगू ना मिला। सदर दरवाजे के करीब दो मुसल्ला आदमी बेहोश पड़े नजर आए। इनके सरों पर चोटें थीं। शायद इन्हें इमरान के मददगारों ने ही जख्मी किया था। फिर जैसे ही वो इमारत से बाहर निकला उसे मार्था नजर आई। ओहो, तो तुम जिंदा हो? वो इसकी तरफ बढ़ती हुई बौखलाए से अंदाज में बोली। कहाँ? नहीं तो। इमरजेंसी पर दोबारा वापस आया। मरने के बाद भी अगर ये ख्याल आ जाए कि तजोरी मुकफल करना भूल गए थे तो रूह बौखलाकर जिस्म में वापस आ जाती है। तुमने डंगू को तो बाहर निकलते नहीं देखा? इमरान ने कहा। नहीं, इधर से कोई भी नहीं गुजरा। अंदर क्या हो रहा है? मार्था ने पूछा। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि अब वहाँ क्या हो रहा है। डंगू तो निकल ही गया। अच्छा, कोई गाड़ी फालतू है यहाँ? इमरान ने पूछा। हाँ है, मेरी गाड़ी। मैं दूसरी गाड़ी में चली जाऊंगी, मार्था बोली। मोनिका अंदर है। डंगू से कत्ल कर देना चाहता था। उसकी हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं बहुत जल्द मिलूंगा, टाटा, इमरान बोला। मार्था उसे कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन वो तो दौड़कर उसकी गाड़ी में बैठ चुका था। मोनिका इनके साथ चली तो आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। अक्सर वो उनसे पूछने लगती कि वो कौन है और इस मामले से उन्हें क्या सरोकार हो सकता है, लेकिन वो बताते ही क्या। यही कहकर खामोश हो जाते कि वो किराए पर हासिल किए हुए कुछ आदमी हैं। सही हालात का इल्म उसी शख्स को हो सकता है जिसे वो अहमक जादूगर के नाम से याद करती है। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? उसने मार्था से पूछा। कुछ भी नहीं। जो इन लोगों की हैसियत है वही मेरी भी है, मार्था ने कहा। वो यूगोस्लाविया का बाशिंदा है? मोनिका ने पूछा। पता नहीं, हमसे तो उस बारे में कुछ भी नहीं बताया, मार्था ने कहा। वो तुम्हें भी गर्क करेगा। इसका साथ छोड़ दो, मोनिका बोली। ओह, तुम कितनी नाशुक्रगुजार हो मोनिका, मार्था बोली। क्या डंगू तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता था? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक बैक वो मेरा इतना दुश्मन क्यों हो गया। हमारे दरमियान नफाक दिलवाने वाला भी यही अहमक है। मैं कुछ नहीं समझ सकती कि वो क्या चाहता है, मोनिका ने कहा। सफदर जो अभी तक खामोश था उसे मुखातिब करके बोला। डंगू तुम्हारा दुश्मन क्यों हो गया है? ये भी वही शैतान जानता होगा। मैं क्या बताऊं? मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, मोनिका ने कहा। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो हम किस तरह रोक सकेंगे, मार्था बोली। जिंदगी और मौत की मेरी नज़रों में कोई वक़्त नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त तक यहाँ ठहरना चाहती हूँ जब तक कि इससे फैसला कुन गुफ्तगू ना कर लूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। क्या तुम लोग टोनी को भी जानते हो, मोनिका ने पूछा। हम फिलहाल डंगू और मोनिका के अलावा और किसी को नहीं जानते, सफदर ने कहा। और हमारा काम यह है कि हम तुम्हारी हिफाजत करें, सफदर बोला। आखिर ये अहमद किस किस्म का आदमी है, मोनिका सफदर की आंखों में देखती हुई बोली। तुम भी मुझे उसके हमवतन ही मालूम होते हो। तुम्हारे और उसके अंदाजे गुफ्तगू का यही जाहिर होता है। कहीं तुम वही तो नहीं जो उस रात उसके साथ कुमार खाने में थे जब इसने जादू के कतब भी दिखाए थे, मोनिका ने पूछा। वो हर किस्म का आदमी है, सफदर ने कहा। उससे फुर्तीला आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। 10 फीट के फासले से उस पर 6 फायर किए गए, लेकिन एक भी गोली उसके नहीं लगी। फायर करने वाला डंगू जैसा कादिर अंदाज था जिसका निशाना कभी खता ही नहीं जाता, मोनिका ने कहा। नहीं, माता बहुत मुतहैयर नजर आई। यकीन करो, जिस वक्त डंगू फायर कर रहा था इस अहमद के पैर जमीन पर लगते ही नहीं मालूम होते थे। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ा हो, मोनिका ने कहा। माता ने सफदर की तरफ देखा और सफदर सर हिलाकर बोला। मोनिका का बयान मुबालगा आमेज नहीं है, वो ऐसा ही आदमी है, सफदर ने कहा। कभी वो अहमक और पागल मालूम होता है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे उससे ज़्यादा अक्लमंद आदमी आज तक पैदा ही ना हुआ हो। ज़रा ही देर में इसकी पूरी शख्सियत बदल जाती है। मोनिका सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोली। मुझे इसके लिए तशवीश है, क्योंकि डंगू भी मक्कारी में अपना जवाब नहीं रखता। वो हम लोगों के लिए सारा शहर खंगाल डालेगा। सफदर का दिल चाह रहा था कि बोगा का तस्करा छेड़े, लेकिन फिर यही सोचकर खामोश रह जाना पड़ा कि कहीं ये इमरान की मर्जी के खिलाफ ना हो। वो ख्यालात में डूब गया। मार्था और मोनिका गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन सफदर अब उनसे कतई बेताल्लुक यही सोचे जा रहा था कि अगर डंगू बोगा के मुखालिफिन में से था तो उससे भिड़ जाना कहाँ की दानिशमंदी है। ख्वाह मख्वाह एनर्जी क्यों बर्बाद की जा रही है।
क्या होगा कि किसी मुखालिफ से टकरा जाने के बाद उस तक रसाई मुमकिन है? सफदर सोचता हुआ और बोर होता रहा। दफतन फोन की घंटी बजी और वो चौंक पड़ा। मार्था रिसीवर उठा रही थी। इसने किसी की कॉल रिसीव की और फिर रिसीवर रखकर बुखलाए हुए अंदाज में सफदर की तरफ मुड़ी। तुम्हारे लीडर की कॉल थी। उसे कहा है कि डंगू के आदमी इधर आ रहे हैं। इन्हें यहाँ मोनिका की मौजूदगी की इत्तला हो गई है, मार्था ने कहा। ओह, सफदर मोनिका की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे इसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार दिखाई ना दिए। वो बेहद पुरसुकून नजर आ रही थी। तुम लोग मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर चले जाओ, उसने कहा। मैं देख लूंगी। डंगू मुझे इस वक्त तक गजन नहीं पहुंचा सकता जब तक टोनी ना मिल जाए। जाओ तुम सब, मुझे सिर्फ एक रिवॉल्वर और कुछ फालतू राउंड्स दे दो, मोनिका ने कहा। हमारे पास ना रिवॉल्वर है और ना ही फालतू राउंड्स, मार्था बोली, लेकिन हम तुम्हारे मशवरे पर जरूर अमल करेंगे। सफदर ने कहा। यह नामुमकिन है क्योंकि मार्था ने आंख मारकर उसे खामोश कर दिया। सफदर और मार्था के आदमियों ने 10 मिनट के अंदर इमारत छोड़ दी। सफदर ने बाहर निकलकर मार्था से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे लीडर पर है, मार्था ने कहा। क्यों? उसने क्या कहा था? सफदर ने पूछा। यही कि मोनिका को तन्हा छोड़ दो और निगरानी करो कि वो क्या करती है। अगर वो इमारत से कहीं जाए तो इसका ताकुब किया जाना जरूरी नहीं है। निगरानी से मुराद गालिबन यही है कि कोई दूसरा इसकी मौजूदगी में इमारत में दाखिल ना हो सके, मार्था ने बताया। तकरीबन 20 या 22 मिनट बाद मोनिका इमारत से निकली थी, लेकिन उसके चेहरे पर नकाब थी। उनके देखते ही देखते इसे एक टैक्सी रुकवाई और इसमें बैठकर एक जानिब को रवाना हो गई। मार्था सफदर के साथ ही थी। यकबैक वो उछल पड़ी और सफदर उसे घूरने लगा। ओ धोखा, ओफो, शायद वो तुम्हारी लीडर की कॉल नहीं थी। उठो, जल्दी करो, वो डंगू था। उसकी गाड़ी सामने वाली गली से निकली थी। वो इसके पीछे गया है, मार्था ने कहा। मार्था के दूसरे साथी मुख्तलिफ कैबा खानों में थे, इसलिए वो जल्दी में उन्हें भी साथ न लेकर जा सकी। सड़क पर पहुंचते ही उन्हें भी टैक्सी मिल गई। स्याह कार भी नजर आ रही थी। चूंकि सड़क पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम था, इसलिए गाड़ियों की रफ्तार तेज नहीं थी। स्याह गाड़ी के पीछे चलना है, मार्था ने ड्राइवर से कहा। गस्तापो। ओके मादाम, ड्राइवर ने अपनी टोपी को छूकर कहा। क्या तुमने इसकी आवाज़ पहचानी नहीं थी? सफदर ने पूछा। अब क्या बताऊं, इस वक्त तो ये मालूम हुआ था कि वही बोल रहा है, मार्था ने कहा। मगर उसने कहा क्या था? सफदर ने पूछा। यही कि किसी तरह मोनिका को इमारत में तन्हा छोड़ दो और बाहर से निगरानी करो। ये तदबीर उसी ने बताई थी कि मैं डंगू के आदमियों के नाम लूँ और उसे कहूँ कि हम लोग अपनी जानें खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वहाँ से जा रहे हैं। उसका जो दिल चाहे करे, लेकिन इसे खुद यही तजवीज़ पेश कर दी थी, मार्था ने कहा। सफदर सोच में पड़ गया। स्याहकार अभी उसकी नज़रों में ही थी। मार्था के बयान के मुताबिक डंगू उसी कार में मोनिका का ताकुब कर रहा था। मोनिका ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जहमत गवारा नहीं की। उसे यकीन था कि वो डंगू के आदमियों के पहुंचने से पहले इस इमारत से निकल आई है। ड्राइवर तेज चलो, मोनिका ने कहा। रश बहुत है मादाम, ड्राइवर बोला। इस सड़क पर गुजर जाने के बाद ही मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चल सकूंगा। मोनिका खामोश हो गई। वो बहुत मुस्तरिब थी। बार बार गालों पर लहराने वाली लटों को उंगली से मरोड़ने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद कार एक सुनसान सी सड़क पर आने लगी और इसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। मोनिका शायद जहनी तौर पर इतनी उलझी हुई थी कि इसने अभी पीछे मुड़कर देखने की जहमत गवारा ना की। ये और बात है कि इसे इस ताकुब का अंदाज़ा ना हो सका, क्योंकि इस सड़क पर रोशनी नाकाफ़ी थी और स्याह कार की हेडलाइट्स भी बुझी हुई थी। बस बस यहीं रोक दो, उसने एक जगह टैक्सी ड्राइवर से कहा और किराया अदा करने के लिए जैकेट की जेबें टटोलने लगी। टैक्सी से उतरकर वो सड़क के बाएं जानिब नशेब में उतर गई। तारों भरे आसमान के पेशे मंजर में कहीं कहीं छोटी बड़ी इमारतों के आसार नजर आ रहे थे। वो एक जानिब को बढ़ती चली गई, फिर एक छोटी सी इमारत के करीब रुकी, जिसकी एक खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। बरामदे में पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई और फिर दरवाजे के पास ही कदम रुक गए। कौन है? अंदर से किसी ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मैं हूँ मोनी, दरवाज़ा खोलो, मुझे यकीन था कि तुम यहीं आओगे, मोनिका ने कहा। ओह बेबी, खुदा के लिए मुझसे दूर रहो, अंदर से आवाज़ आई। मैं तुम्हारी मौत का ख्वाहा नहीं हूँ, मुझ पर जो गुजरेगी भुगत लूँगा। परवाह मत करो, होपीपोटामस की बेटी मौत से नहीं डरती, दरवाज़ा खोलो, मोनिका ने कहा। क्या डंगू से तुम्हारी सुलह हो गई है? आवाज़ आई। नहीं, मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक कि इसके खून से गुसल ना कर लूँ, मोनिका बोली। दरवाज़ा खुल गया और मोनिका तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। फिर दरवाजे को दोबारा बंद करके बोल्ट करने वाली भी वही थी। टोनी हक्का बक्का खड़ा था। तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया बेबी? अगर कोई तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहाँ आया तो? टोनी ने कहा। कोई भी नहीं है, मैं मुतमईन हूँ, मोनिका ने कहा। वो एक कमरे में आए। ये इमारत मशी की वजह की थी।
इसके अंदर सहन भी था और इसकी दीवारें 7 या 8 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। क्या सचमुच तुम्हारे पास किसी किस्म के कागजात हैं टोनी? मोनिका ने पूछा। कागजात? टोनी हिकला कर रह गया। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते टोनी। डंगू एतराफ़ कर चुका है कि होपी का कातिल वही है। वो इसे घूरती हुई बोली। कागजात? टोनी ने फिर तवील सांस ली और खामोश हो गया। टोनी, तुम जानते हो कि मैं होपी की बेटी हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि बिलाखिर तुम मेरे ही हाथों मारे गए, मोनिका ने कहा। हम दोनों आज तक महज इन्हीं कागजात की वजह से बचे रहे हैं बेबी, वरना डंगू हमें भी ठिकाने लगा देता, टोनी ने कहा। ओह, तो तुम जानते थे कि डंगू ही होपी का कातिल है? बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों हो गए? मोनिका ने कहा। मुझे शुबा था, टोनी ने कहा। तुम बकवास कर रहे हो, खुली हुई बकवास। अब मैं समझी, तुम शायद इन्हीं कागजात के सिलसिले में डंगू को ब्लैकमेल करते रहे हो, क्यों? मोनिका ने कहा। किसी कमीने आदमी से कमीनापन का बर्ताव बुरी बात तो नहीं है बेबी, टोनी ने कहा। ओ जलील, तुम्हारी इस कमीनगी की वजह से मुझे बड़ी जिल्लत नसीब हुई है। मैं अपने बाप के कातिल का दिल बहलाती रही हूँ। लाओ, वो कागजात अब मेरे हवाले कर दो, वरना, मोनिका ने कहा। दे दूंगा, वो खौफजदा सी आवाज़ में बोला, लेकिन डंगू मुझे जिंदा ना छोड़ेगा, टोनी ने कहा। लाओ, निकालो, मुझे यकीन है कि ऐसे मौके पर वो तुमसे दूर ना होंगे, मोनिका ने कहा। टोनी कांपता हुआ एक गोशे में पड़े हुए टीन के संदूक की तरफ बढ़ा और बैठकर उसे खोलने लगा, लेकिन जब वो पलटा तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था। ओह नमक हराम, आज तुम्हें भी ये जुर्रत हुई, मोनिका आंखें निकाल कर बोली। शायद सचमुच वे सितारे गर्दिश में हैं। जाओ, चली जाओ, निकलो यहाँ से, मुझसे वो कागजात कोई भी नहीं ले सकता। मैं उनसे लाखों रुपए कमाऊंगा, टोनी ने कहा। तुम अब डंगू से एक पाई भी वसूल ना कर सकोगे, मोनिका बोली। हो, डंगू, वो हकीर आदमी, वो इनकी क्या कीमत दे सकेगा? इनका सौदा तो हुकूमतें करेंगी। मैं अभी तक किसी मुनासिब मौके की तलाश में था, फैसला नहीं कर पाया था कि किस हुकूमत से बातचीत की जाए, टोनी ने कहा। आखिर कैसे हैं वो कागजात? मोनिका ने पूछा। जाओ, चली जाओ, वरना कि ट्रैगर दबी ना जाए, जाओ, टोनी ने कहा। यकबैक मोनिका खौफजदा नजर आने लगी और टोनी फिर धाड़ा। जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। डंगू से सुलह कर लो, इतना करो कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। इन कागजात का सौदा करने के बाद मैं उसी की बोटियां उड़ा दूंगा और तुम एक माकूल रकम की हकदार होगी, टोनी ने कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी सूरत से खौफ मालूम होता है, मोनिका कांपती हुई बोली। मुझे जानने दो। जाओ, शाबाश, तुम समझदार बच्ची हो। टोनी तुम्हारा बुरा ना चाहेगा, वो डंगू के खून का प्यासा है, लेकिन डंगू की मौत के बाद तुम्हें मुफलिसी की जिंदगी बसर करते हुए ना देख सकेगा, टोनी ने कहा। मोनिका दरवाजे की तरफ मुड़ गई। टोनी उसके पीछे रिवॉल्वर ताने हुए चल रहा था। मोनिका के चलने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था जैसे लुढ़खुड़ा कर गिर पड़ेगी। डरो नहीं, अगर तुम एक अच्छी बच्ची साबित हुई तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, टोनी ने कहा। यकबैक मोनिका पलट पड़ी। उसका बायां हाथ रिवॉल्वर पर पड़ा था और दायां टोनी की कनपटी पर। टोनी इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ तो रिवॉल्वर उसके हाथ से निकला और दूसरी तरफ वो खुद लुढ़खुड़ाता हुआ सामने की दीवार से जा टकराया। अब बताओ वफादार कुत्ते, वो रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करती हुई दांत पीस कर बोली। ओह, तो तुम धोखेबाज, टोनी बोला। चलो, निकालो कागजात, वरना तुम जानते ही हो कि मैं कितनी रहमदिल हूँ, मोनिका ने कहा। टोनी दीवार से लगा खड़ा हाँफता रहा। देर ना करो, वरना मैं सचमुच तेरी खोपड़ी में कई सुराख कर दूंगी, मोनिका ने कहा। वो फिर संदूक की तरफ बढ़ा। ठहरो, यूं नहीं, मोनिका ने उसे रोकते हुए कहा और खुद संदूक की तरफ बढ़ गई। रिवॉल्वर का रुख टोनी ही की तरफ था। वो ठोकरे मार मार कर संदूक को कमरे के वस्त में खिसका ले। अब निकालो, जल्दी करो। टोनी गालियां बकता हुआ संदूक पर झुक गया। ढक्कन उठाकर कपड़ों की तहें हटाई और सुर्ख रंग का एक चुर्मी बैग निकाला जिस पर स्याह रंग के लहरिये पड़े हुए थे। मोनिका इसके हाथ से बैग छीनने के लिए झुकी और इस बार टोनी ने झुकाई देकर रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया, लेकिन ठीक इसी वक्त दरवाजे से किसी ने इन पर छलांग लगाई और बैग को समेटता हुआ आगे चला गया। ये डंगू था। मोनिका के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर फर्श पर गिरा था, जिसे वो दोबारा उठा ना सकी। अपने हाथ ऊपर उठाए रखो, डंगू ने अपने रिवॉल्वर को जुम्बिश दी और उनके हाथ ऊपर उठ गए। अगर तुमने जरा बराबर भी मज़ाहिमत की तो गोली मार दूंगा, डंगू दरवाजे की तरफ हटता हुआ बोला। वह इन्हें कवर ही किए रखना चाहता था, इसलिए उल्टे पैरों चल रहा था, यानी दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। गालिबन उसकी स्कीम ये थी कि दरवाजे से निकलते ही इसे बाहर से बंद कर देगा। इस तरह यहाँ से बाआफियत निकल जाने में उसे आसानी होती। लेकिन वो अभी बाहर नहीं निकलने पाया था कि एक जोरदार ठोकर इसकी कमर पर पड़ी और चुर्मी बैग समेत फर्श पर औंधे मुंह गिरा। गुड, वेरी फाइन, मोनिका मुसर्रत आमेज लहजे में चीखी।
अहमद दरवाजे में खड़ा पलके झपका रहा था। मोनिका ने झपट कर ठोकर मारी और डंगू का रिवॉल्वर दूर जा पड़ा। डंगू उठ चुका था, लेकिन हैंडबैग इसकी छाती से चिमटा हुआ नजर आया। टोनी पर नजर रखो, इमरान ने मोनिका से कहा और झुककर डंगू की गर्दन पकड़ ली। मोनिका ने फिर टोनी का रिवॉल्वर उठा लिया और इसका रुख टोनी ही की तरफ था, लेकिन इतनी देर में डंगू इमरान के लिए बलाए बेदरमा बन गया था। वो बैग को छोड़कर इसकी टांगों से लिपट गया था। अबे वो सादतमंद, ये क्या कर रहे हो? इमरान दोनों हाथों से उसके सर पर चांटे मारता हुआ कह रहा था। टांगे छोड़। लेकिन डंगू ने भी शायद जान हथेली ही पर रख ली थी। वो चांटे खाता रहा, लेकिन टांगे ना छोड़ी। इमरान महसूस कर रहा था कि वो किसी ताकतवर भैंसे से कम नहीं है। यकबैग सफदर और मार्था कमरे में दाखिल हुए। ये चुर्मी बैग उठा लो सफदर, इमरान ने कहा। वो भी अपनी टांगों को डंगू की गिरफ्त से आज़ाद करा लेने की जिद्दोजहद में मसरूफ था। खबरदार, अगर किसी ने बैग को हाथ लगाया, मोनिका गुर्राई। अहमक ना बनो, इमरान ने कहा। मैं इन कागजात को सिर्फ एक नज़र देखकर तुम्हें वापस कर दूंगा। सफदर ने बैग उठा लिया। मोनिका इस पर फायर ना कर सकी। मोनी, तुम गलत कर रही हो, वो बैग लाखों का है, टोनी भर्राई हुई आवाज में बोला। तुम इसकी परवाह ना करो, मुझे दोस्त दुश्मन की पहचान का सलीका है, मोनिका ने कहा। फिर टोनी की तरफ इशारा करके सफदर से बोली, तुम इसी को कवर किए रखो, मैं डंगू का खात्मा अपने हाथों से करूंगी, मोनिका ने कहा। उसने रिवॉल्वर उसके हाथों में थमा दिया और खुद डंगू की तरफ झपटी। इमरान ने सफदर को इशारा किया कि वो बैग लेकर खिसक जाए। मोनिका ने डंगू की गर्दन पकड़कर उसे इमरान से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी और टोनी एक बैग चीखा, अरे कमबख्त, वो ले गया, बैग ले गया। लेकिन वो आगे ना बढ़ सका, क्योंकि अब मार्था रिवॉल्वर संभाले हुए उसकी राह में हायल थी। दफतन डंगू के हलक से करीब सी किस्म की आवाज़ें निकलने लगी और इमरान की टांगों पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। हाय हाय, गला ना घूटो, मैं तो इससे टांगे दबा रहा था, कई दिन से दौड़ते दौड़ते इसका कचूमर निकल गया है, इमरान बोला। नहीं, मैं इसे जिंदा ना छोड़ूंगी, मोनिका ने कहा। तुम गलती करोगी, हो सकता है कि इसके मरने के बाद वो कागजात फजूल होकर रह जाएं, इमरान ने कहा। जहन्नम में गए कागजात, मुझे तो इसका खून चाहिए, मोनिका ने कहा। बदिक्कत तमाम इमरान ने डंगू की गर्दन छुड़ाई। इस पर वो मोनिका पर झपट पड़ा, लेकिन मोनिका की ठोकर इसकी थोड़ी पर पड़ी थी। वो दूसरी तरफ उलट गया, फिर उठकर झपटा, लेकिन मोनिका ने भी उसे ठोकरों पर ही रख लिया था और साथ ही कहकहे भी लगाई जा रही थी। कुछ देर बाद डंगू बेसुध होकर गिर पड़ा। इसी रात वो सब एक ऐसी इमारत में मौजूद थे जिसका ताल्लुक X2 के एजेंटों से था। टोनी और डंगू रस्सियों से जकड़े फर्श पर पड़े हुए थे और इमरान चुर्मी बैग से कागजात निकाल रहा था। ओहो, वो एक बैग उछल पड़ा। इसके हाथ में एक तस्वीर थी, किसी बादशाह की तस्वीर जो शाहाना लिबास में था। मोनिका तस्वीर पर झुक पड़ी। ये कौन है? वो बड़बड़ाई। इमरान ने तस्वीर सफदर के सामने डाल दी और वो भी बुखलाकर आंखें फाड़ने लगा। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, वाली जुल्मात। क्यों, पहचाना तुमने? इमरान ने सफदर से पूछा। मगर ये कमबख्त शाही लिबास में, ये वाली जुल्मात क्या बला है? सफदर ने पूछा। कौन है? मोनिका ने पूछा। बोगा, इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, फिर डंगू की तरफ हाथ उठाकर कहा। और ये बोगा का एक एजेंट है जो इसके दुश्मनों को ठिकाने लगाता रहा है। बोगा के गिरोह से टूटे हुए लोग इसे बोगा का दुश्मन समझकर इसके पास आते हैं और ये निहायत आसानी से इन्हें ख़त्म कर देता है। तुम्हें याद ही होगा कि कुछ ही दिन पहले एक तफरीगाह में एक आदमी की लाश मिली थी। क्या वो पनाह लेने के लिए डंगू के पास नहीं पहुंचा था? मैं इसे जानता हूँ, वो लातोशी का एक बाशिंदा बाली था। डंगू ही ने उसे कत्ल करा दिया। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ डंगू? इमरान ने कहा। डंगू कुछ ना बोला। इमरान कहता रहा, बोगा के एजेंटों में शायद ये कोई अहम तरीन आदमी है। फिर वो खामोश होकर दूसरे कागजात निकालने लगा। मोनिका टोनी को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने उससे पूछा, ये कागजात होपी को कहाँ से मिले थे? ओह, ये कागजात खूनी हैं, मनहूस हैं। वो भी इनका सौदा करना चाहता था, लेकिन मारा गया। और मैं देखो मेरा क्या अंजाम होता है, टोनी ने कहा। मैं पूछ रही हूँ उसे ये कागजात कहाँ से मिले थे, मोनिका ने कहा। एक गैर मुल्की जासूस के कब्जे से। होपी ने उसे कत्ल करके हासिल किए थे। मेरे खुदा, काश ये मेरे कब्जे में ना आए होते। डंगू इस फिक्र में था कि जैसे ही कागजात इसके सामने आएंगे वो होपी को गोली मार देगा, और होपी ने कुछ ऊट पटांग इसके गले लगाकर एक लंबी रकम ईंट लेने की स्कीम बनाई थी। डंगू ने वही किया जो उसे सोचा था। होपी मारा गया और डंगू के हाथ बेसरोपा कागजात लगे। मुझे मालूम था कि असल कागजात कहाँ पर हैं। मैंने सोचा कि अब मैं किसी मुनासिब मौके पर इनसे फ़ायदा उठाऊंगा। डंगू को शुबा था कि मैं असली कागजात का इल्म रखता हूँ, लेकिन उसने मुझ पर तशद्दुद नहीं किया। अब इसने दूसरी पॉलिसी इख्तियार की। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था
कि डंगू ही होपी का कातिल भी है, लिहाजा इसने एक बड़ी रकम देकर मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरी तरफ मोनिका पर डोरे डाले। वो इससे कहता रहा कि बोगा ही ने होपी को कत्ल कराया है, क्योंकि शायद इसके पास बोगा के मुतालिक कुछ कागजात थे। बहरहाल डंगू ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो एक न एक दिन होपी के कातिल से ज़रूर इंतकाम लेगा। साथ ही वो मोनिका से ये भी कहता रहा कि उसे शुबा है कि टोनी को इन कागजात का इल्म है, वो जानता है कि वो कहाँ होंगे। मकसद ये था कि मोनिका मुझसे इन कागजात का मुतालबा करे। दूसरी तरफ मैं ये सोचता था कि डंगू मुझे होपी के कत्ल के सिलसिले में राजदारी की बहुत बड़ी रकम अदा कर रहा है, लिहाजा मैं होपी की बेटी को इसके असल कातिल के बारे में कुछ ना बताऊं। बस मैं मोनी को टालता रहा और इसे यकीन हो गया कि मेरे पास इस किस्म के कोई कागजात नहीं हैं। डंगू को महज शुबा है, लेकिन फिर अचानक डंगू ने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया, टोनी ने कहा। इमरान इस दौरान में कागजात का जायज़ा भी लेता रहा था और टोनी की तरफ भी किसी हद तक तवज्जो दे रहा था। इसने कागजात को दोबारा चुर्मी बैग में रखते हुए टोनी से कहा, लेकिन याद करो, क्या कभी तुमने किसी से इन कागजात का तस्करा किया था? इमरान ने पूछा। नहीं, मुझे तो याद नहीं, टोनी बोला। इमरान ने जोसेफ को आवाज़ दी और थोड़ी ही देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ एक और आदमी भी था, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा पी गया हो। कदम रखता कहीं था और पढ़ते कहीं थे। ओह एडगर, टोनी भर्राई हुई आवाज़ में बोला। क्या इसने तुम्हें कुछ बताया था? इमरान ने पूछा। सफदर इस आदमी को घूरता रहा। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस आदमी को पहले भी कहीं देख चुका हो। ओह, वो यकबैग चौंक पड़ा। ये तो वही आदमी था। इसे याद आ गया, वही आदमी जिसे इसने डंगू के कुमार खाने में इस बिना पर पिटते देखा था कि इसने जुए में किसी किस्म की बेईमानी पर एहतजाज किया था और डंगू ने इसकी मेज़ उलट दी थी। मैंने इसे कुछ नहीं बताया, टोनी बोला। एक बार नशे में तुम इसके सामने कुछ ना कुछ ज़रूर उगल चुके थे। इमरान ने बाएं आंख दबाई। मगर आपको कैसे मालूम हुआ? टोनी ने पूछा। इमरान ने जोसेफ को वापस जाने का इशारा किया और मोनिका से बोला। टोनी ने इसे एक बार नशे की झोंक में बताया था कि वो जब चाहे डंगू को खाक में मिला सकता है। वो चाहे तो मोनिका ही डंगू के सीने में खंजर उतार देगी। इसके पास ऐसे कागजात हैं जो मोनिका के बाप के कातिल पर रोशनी डाल सकेंगे। जब डंगू ने एडगर को कुमार खाने में मारा था तो इसकी तौहीन की थी। तब दूसरे दिन एडगर ने भी यही जुमले दोहराए थे। इसे कहा था कि वो जब चाहे डंगू को खाक में मिलवा सकता है। टोनी, इसका दोस्त तुमसे ही उसकी गर्दन कटवा देगा। इसके पास कुछ ऐसे ही कागजात हैं जिन्हें देखकर तुम बिफर जाओगे। वैसे मुझे तो दरअसल यही बात पाया सबूत को पहुंचानी थी कि डंगू बोगा का दुश्मन नहीं, एजेंट ही है। बारी पर मेरी नज़र थी और वो यहाँ डंगू के अलावा और किसी से नहीं मिला था। बस तो एडगर इस रात के दूसरे ही दिन इत्तेफाक से एक जगह पर मिल गया। इस वक्त ये भी नशे में ही था। मैंने रात का तस्करा छेड़ दिया। नशे की हालत में गुस्सा आ जाना बड़ी वाहियात बात होती है। इसने सब कुछ ही उगल दिया। इसके बाद ही मैंने तफरीहन फ़ोन पर डंगू से छेड़छाड़ की थी, जिसके नतीजे पर आज वो सामने पड़ा है। फ़ोन कॉल के बाद ये बेचारा बौखला गया था। इसकी दानिश में तो टोनी के अलावा और कोई इस राज से वाकिफ़ ही नहीं था। लेकिन जब किसी दूसरे से इसने होपी के कत्ल का राज सुना तो सोचा कि मुमकिन है कि नामालूम आदमी कागजात के मुतालिक भी जानता हो, लिहाजा जल्द अज जल्द इसका तस्फिया हो ही जाना चाहिए। इसलिए उसने तुम्हें और टोनी को घेरा। टोनी निकल गया, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम वो जगह जानती हो जहाँ टोनी गया होगा। लिहाजा मैंने अपने साथियों को हिदायत कर दी कि वो तुम्हें उस इमारत में तनहा छोड़ दें। मुझे यकीन था कि इस किस्म का कोई मौका हाथ आते ही तुम तीर की तरह टोनी की तरफ जाओगे। दूसरी तरफ मैंने डंगू ही के एक आदमी की तरफ से उसे फ़ोन पर इतला दी कि तुम उस इमारत में हो और गालिबन तुम्हारा इरादा है कि टोनी की तलाश में जाओ। डंगू तनहा निकल पड़ा। चूँकि कागजात का मामला था, इसलिए इसने मुनासिब न समझा कि अपने आदमियों में से किसी को भी साथ लेकर जाए। मैं दरअसल तुम तीनों को एक बार फिर यकजा करना चाहता था। मकसद सिर्फ इतना ही था कि डंगू के चेहरे से नकाब हटाई जाए। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि ये कागजात भी मेरे लिए इतने ही अहम होंगे जितने डंगू के लिए हो सकते हैं। इमरान तफसील बताता चला गया। मैं समझी नहीं, मोनिका ने सर हिलाकर कहा। मैं भी तो बोगा ही की तलाश में हूँ और ये कागजात इसके असली हेडक्वार्टर की जानिब इशारा करते हैं, इमरान ने कहा। क्या तुम पहले भी बोगा को कभी देख चुके हो? मोनिका ने पूछा। ना देख चुका होता तो तस्वीर की शिनाख्त कैसे कर सकता था, इमरान ने कहा। मगर तुम्हें इसकी तलाश क्यों है? मोनिका बोली। पुरानी दुश्मनी, लंबा किस्सा है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता, इमरान ने कहा। ये झूठा है, ये भी बिजनेस ही करेगा, टोनी हलक फाड़ कर धाड़ा। खामोश रहो, मोनिका आंखें निकाल कर बोली, वरना मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालूंगी, मोनिका ने कहा। तुम्हारी तबाही दूर नहीं है, डंगू भर्राई हुई आवाज़ में बोला। लेकिन तुम मेरी तबाही देखने के लिए जिंदा ना रहोगे, मोनिका ने कहा। फिर इमरान की तरफ देखकर बोली, तुमने क्या फैसला किया है? मैं इसे जिंदा ना छोड़ूंगी।
मेरा फैसला है कि तुम इसे इन कागजात के एवज लेकर जा सकती हो। अगर कागजात चाहोगी तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन डंगू ना मिल सकेगा, इमरान ने कहा। मुझे कागजात की ज़रूरत नहीं है, मैं टोनी और डंगू दोनों को लेकर जाऊंगी, मोनिका ने कहा। मगर करोगी क्या इनका? सफदर ने पूछा। तुम्हें इन फजूल बातों से क्या सरोकार? इमरान ने आंखें निकाली। अपने काम से काम रखो, हमें इनके निजी मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये समझ कर इन दोनों को इसके सुपुर्द कर रहा हूँ कि ये इन्हें किसी यतीम खाने में दाखिल करा देगी, इमरान ने कहा। मोनिका चंद लम्हे सोचती रही, फिर उठती हुई इमरान से बोली, ज़रा इधर आओ। वो इमरान को दूसरे कमरे में लाई और चंद लम्हे कुछ सोचते रहने के बाद बोली, क्या तुम इन कागजात की मदद से बोगा की तलाश में निकलोगे? मोनिका ने पूछा। यकीनी बात है, इमरान ने कहा। मेरी नज़र उसके बाज़ हिस्सों पर पड़ी थी। वो इन जज़ायर की कहानी सुनाते हैं जिन्हें आमतौर पर जुल्मात के नाम से याद किया जाता है। आज तक कोई भी उनके जंगलों में दाखिल नहीं हो सका, मोनिका ने कहा। मैंने यही सुना है, इमरान ने कहा। वो तादाद में 15 हैं और सबके सब वीरान हैं। मेरा दावा है कि कोई भी तुम्हें वहाँ तक ना लेकर जा सकेगा, मोनिका बोली। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? इमरान ने कहा। मेरी मदद के बगैर तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकोगे, मोनिका बोली। तो करो ना मदद, मैंने कब मना किया है, इमरान ने कहा। मैं साथ चलूँगी, मोनिका बोली। अरे बाप रे, इमरान उर्दू में बड़बड़ाया। क्या? मैं समझी नहीं, मोनिका ने कहा। मतलब ये कि शुक्रिया, ज़रूर साथ चलो, इमरान बोला। तुम यहाँ से ऐसे आदमी भी ना मुहैया कर सकोगे जो तुम्हारे साथ जा सकें, मोनिका ने कहा। ठीक है, इमरान ने तवील सांस ली। वो फिर वहीं आ गए जहाँ से उठकर गए थे। मोनिका डंगू और टोनी को यहाँ से लेकर जाने की तैयारी करने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।